हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम 24-25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, F1 टाइटल अपना पहला हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 के रूप में किसने जीता है? तो ये हंगरी में हुआ था ये ग्रैंड प्रिक्स। और F1 आप समझ सकते हैं फार्मूला 1 रेसिंग की बात हो रही है। तो ये जीता है ऑस्कर पियास्ट्री। ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो ये इनका पहला, मतलब इनके अभी रेसिंग करियर का पहला जो है F1 टाइटल है जो इन्होंने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया के जो है ड्राइवर हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये टीम इनकी कौन सी है? तो ये है मैक्लेरन टीम, जिससे बिलोंग करते हैं। आप इनकी फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल है, क्रिश्चियन मिशेल कौन से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये बने हैं इस्टोनिया। ए और ऑप्शन इसका करेक्ट है। यूरोप की, या कह सकते हैं नॉर्दर्न यूरोप की एक कंट्री है इस्टोनिया, जहाँ के प्रधानमंत्री ये बने हैं। अगर यहाँ की कैपिटल पूछी जाए तो वो है टालिन। और करेंसी अगर यूरोप का देश है तो यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला सवाल है, आरबीआई ने केवीएस मनियन को सीईओ कौन से बैंक का नियुक्त किया है या फिर अप्रूव किया है कि ये सीईओ बनेंगे? तो ये हैं फेडरल बैंक के नए सीईओ। बी ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो फेडरल बैंक के बारे में आपको पता होगा कि फेडरल बैंक भारत का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अलुवा केरला में है। इसको लेकर के करंट अफेयर में कई सारी न्यूज आती रहती हैं। थोड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक है। खास तौर पे आप फेडरल बैंक की जो न्यूज होगी वो रेमिटेंस को लेकर के सुनते होंगे। और इसीलिए फेडरल बैंक, जैसे यहाँ पे लिखा है, हैंडल्स मोर देन 1/5 ऑफ इंडियाज टोटल इनवर्ड रेमिटेंस, कि जो इनवर्ड रेमिटेंस होता है उसका 1/5 समझिए तो केवल फेडरल बैंक ही हैंडल करता है। और इसकी टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फिर से बता दूं, एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अगला सवाल, इंडिया के कौन से मिशन को ने जीता है प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, शॉर्ट में इसे IAF कहते हैं, इसके द्वारा दिया गया है? तो इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, उसको ये अवार्ड मिला है। चंद्रयान 3 मिशन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि ये इंडिया का बनाया हुआ जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसके द्वारा इंडिया पहली वो कंट्री बनी थी जो साउथ पोल जो चंद्रमा का है उसके पास उसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। एक टर्म इससे रिलेटेड है जो कि है सॉफ्ट लैंडिंग का। तो सॉफ्ट लैंडिंग करी थी और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में भी भारत का नाम हो गया था। चाइना, जापान और रशिया और USA, इन सब कंट्रीज़ ने कर रखी है सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन अब भारत ने भी सॉफ्ट लैंडिंग करी है। और लूनर, जो यहाँ पे लूनर साउथ पोल है उसके पास लैंड करने वाला ये पहला मिशन था किसी भी देश का। ये चंद्रयान 3 जो मिशन था, आपको पता होगा कि इसमें प्रज्ञान इस नाम से रोवर था जो कि गया था, प्रज्ञान नाम से, मतलब लैंडर था। लैंडर के अंदर ये प्रज्ञान नाम का रोवर था जो जिसका काम था जो इसके डेटा वगैरह हमको कलेक्ट करना, टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग लूनर सरफेस। ये चंद्रयान 3 के मिशन है। टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून एंड कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही रोवर था प्रज्ञान, जो गया था। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही चंद्रमा पे एक लंबा, वो जो लूनर जो साउथ पोल था उस पर एक लंबा अंधेरे का समय था, 14 या 15 दिन का। तो उसमें इसको जो है स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर इसको वापस से वेकअप नहीं किया जा सका। तो लैंडिंग तो साफ़ सुथरी हो गई थी और प्रज्ञान रोवर भी बाहर निकल गया था, वहाँ सिग्नल आया था, लेकिन इसके बाद इसको फिर जगाया नहीं जा सका क्योंकि बहुत लंबा पीरियड वो बीत गया था। अगला सवाल है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज सिक्योर्ड नंबर 6 पोजीशन इन द ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग फॉर 2024? तो इंश्योरेंस के क्षेत्र से रिलेटेड है MDRT। एक तरीके से ये समझिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ एक तरह का फोरम है या फिर समूह है। इसमें जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो एजेंट्स होते हैं या जो भी पर्सनल्स हैं वो यहाँ पे शामिल होते हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो उसी क्रम में अगर बात करी जा रही है कि इस ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग में नंबर 6 पे है टाटा AIA। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नंबर 1 है। अगर इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में नंबर 1 है। ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंकिंग इसकी क्या है? आपकी 6th नंबर पे आ रही है। अगला सवाल है,
IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसने मतलब ये बताया जा रहा है कि इंटर्स अ न्यू एरा विथ अ क्रिएशन ऑफ ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम, फर्स्ट गेम इन 2025 इन, ये कब हेल्ड होगा ये आपको बताना है कि 2025 में इसके पहले गेम्स होंगे और ये कहाँ पे आयोजित होंगे। तो ये ई स्पोर्ट्स गेम की बात हो रही है। ई स्पोर्ट्स गेम का मतलब समझ रहे हैं कि जो वीडियो गेम वगैरह कह सकते हैं आप, मोबाइल में आप खेलते हैं, जैसे PUBG वगैरह गेम हो गया, कॉल फॉर ड्यूटी वगैरह ऐसे गेम्स हो गए, और इस तरह के मतलब कोई भी, सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉनर का ही नहीं, जो भी गेम्स होते हैं। तो ई स्पोर्ट्स गेम की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, मतलब इसके प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे गेमिंग चैनल हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इनके बीच में टीम बना करके कंपटीशन होता है, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, टीम बना करके अलग अलग ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अच्छे खासे इनाम भी मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ई स्पोर्ट्स गेम अब IOC ने इसमें एंटर किया। IOC वैसे फिजिकल गेमों में रहता है ना, जो फिजिकली खेले जाते हैं। तो अब ये जो इस तरह के ई स्पोर्ट्स गेम है उसमें भी अपनी रुचि बढ़ा रहा है, और इसलिए कहा जा रहा है कि इंटर्स अ न्यू एरा। तो ये 2025 में पहले गेम्स होने वाले हैं। कहाँ पे होंगे? सऊदी अरब में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, PR श्रीजेश has announced that he will retire from international dash following the Paris Olympics 2024, कि पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद PR श्रीजेश जो हैं ये संन्यास ले लेंगे। बस आपको ये बताना है कौन से खेल से संन्यास ले रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी फॉलो करते होंगे खेल, तो आपको पता होगा कि इंडियन हॉकी टीम के जो है गोलकीपर हैं, ये ए वाला ऑप्शन सही है, और काफ़ी माने जाने गोलकीपर हैं, काफ़ी लंबा करियर भी रहा इनका। तो ये अब संन्यास लेने वाले हैं। अगला सवाल है, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन कौन से देश में अनवील करी गई है? मतलब पूरी ट्रेन ही कार्बन फाइबर की बनी हुई है। तो ये जो ट्रेन है ये अनवील करी गई है चाइना में। इस तरह की चीज़ें चाइना या फिर जापान में, ऐसी कंट्रीज़ में ही होंगी। अगला सवाल है, किसको अवार्ड किया गया है ओलंपिक ऑर्डर से? ओलंपिक ऑर्डर ये अवार्ड का नाम ही है, बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ओलंपिक ऑर्डर ऐसा समझिए, ओलंपिक का हाईएस्ट जो ऑर्डर या कह लीजिए अवार्ड है वो होता है। तो ये ओलंपिक ऑर्डर का जो अवार्ड है इस बार दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको पता होगा अभिनव बिंद्रा वो शूटर हैं जिन्होंने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में भारत को गोल्ड दिलाया था, और ये ऐसा करने वाले इंडिविजुअल कैटेगरी में पहला गोल्ड प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। इससे पहले भी भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला हुआ है, लेकिन वो हॉकी में मिला हुआ है जो एक टीम का स्पोर्ट्स होता है। लेकिन अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल कैटेगरी में पहला गोल्ड भारत के लिए हासिल किया था। तो इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। और ये कब हासिल किया था इन्होंने? तो 2008 के जो बीजिंग गेम हुए थे, चाइना में जो हुआ था, उसमें इन्होंने ये हासिल किया था, मतलब ये गोल्ड मेडल जीता था। वहीं बात करें अगर हम ओलंपिक ऑर्डर की, तो हाईएस्ट ऑर्डर जैसा मैंने आपको बताया, गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। तो उसके लिए होता है ओलंपिक ऑर्डर जो है ये इसने रिप्लेस किया ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट। पहले जो ये अवार्ड था इसको ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता था, अब इसको ओलंपिक ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। आपको पता भी होगा कि 2008 के बाद जब अभिनव बिंद्रा ने ये गोल्ड मेडल हिट किया, उसके बाद से ही भारत में जो कह सकते हैं एक तरीके से ओलंपिक्स गेम्स को लेकर के जो रुचि है वो धीरे धीरे करके और अच्छी या और बढ़ने लगी, और भारत के जो मेडल टैली है वो भी और अच्छी होने लगी। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया विल कंट्रीब्यूट डैश टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए कितना $1 मिलियन का योगदान भारत दे रहा है? तो ये है $1 मिलियन का। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको पता होगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में हो रही है, कब से? 21 जुलाई से। तो इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया, और ये महीने के अंत तक चलेगी, जिसमें जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कौन कौन साइट्स सम्मिलित करी जाएंगी, वो सारी चीज़ें इसमें फैसला होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो मतलब $1 मिलियन है, लिखा है दिस ग्रांट विल बी यूज्ड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वहाँ पे इस पैसे का इस्तेमाल हो पाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 46 सेशन जो अभी हो रहा है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये याद रखिएगा, भारत में न्यू दिल्ली में एक सेशन स्टार्ट हो चुका है, और इसमें लिखा है कि इंडिया इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग है पहली बार भारत में, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड एक और सवाल है, वो क्या है? चराई देव मैदान ऑफ
डैश विल बी नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसीविंग द स्टेटस इन द कल्चरल कैटेगरी एंड 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। कि ये जो हेरिटेज साइट है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तो पहली हेरिटेज साइट होने वाली है जो कि इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल होने वाली है, और इंडिया की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि शामिल होने वाली है। तो ये बताना है कि कौन से स्टेट में ये मौजूद है, तो ये है असम में। डी वाला ऑप्शन सही है। ये आप देख रहे हैं ना, ऐसे आपको उठा हुआ सा दिख रहा है। इनकी तुलना जो इजिप्ट के पिरामिड हैं उनसे करी जाती है। जैसे इजिप्ट के पिरामिड क्या हैं कि जो इजिप्ट के राजा महाराजा थे या रानियाँ थी, उनकी एक तरह से कब्रगाह है जहाँ पे उनको मतलब दफनाया गया था, उनके ऊपर बढ़िया पिरामिड बनाया गया। तो वैसे ही जो अहोम जो राजा थे उनके लिए ये उसी तरीके का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, तो इसलिए इसको शामिल किया जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। अगला सवाल है, हु विल बिल्ड $1 बिलियन, ये बी फॉर क्या है, बिलियंस है, फंड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग विथ $215 मिलियन फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड मिला हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन को कितने का, $215 मिलियन का। इसकी सहायता से वो $1 बिलियन का जो एक तरीके से कॉर्पस है वो बनाने जा रहे हैं, किसके लिए, फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग। मतलब ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रीन या फिर कह लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, तो उनको वो फंड करने का काम करेगा। तो ये कौन है, तो ये इसके लिए जो मतलब फाइनेंसिंग ये जो कॉर्पस बिल्ड करेगा ये है सिडबी। और सिडबी की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये क्रिएट करेगा $1 बिलियन का फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन प्रोजेक्ट FMAP फॉर मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। इनके लिए होगा कि अगर ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो इनको इस कॉर्पस से फंडिंग प्राप्त हो पाएगी। लिखा था ग्रीन क्लाइमेट फंड विच इज़ एन एंटिटी सेटअप बाय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसको एंटिटी को सेटअप किया गया था, जिसके द्वारा जो है 215 मिलियन का जो एक तरीके से कह लीजिए ग्रांट है वो प्राप्त हुआ है किसको, सिडबी को। और उसके अलावा और अपनी तरफ से पैसा लगा के $1 बिलियन का टोटल कॉर्पस बनाया जा रहा है। FMAP फैसिलिटी वुड प्रोवाइड नियरली 10,000 कंसेशनल लोन्स टू MSME, कि ये MSMEs लगभग 10,000 MSMEs को कंसेशनल लोन्स देगी। मतलब अगर आप ग्रीन सेक्टर में काम कर रहे हैं, ग्रीन सेक्टर का मतलब पेड़ पौधे लगाने, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से काम कर रहे हैं कि CO2 या उसके इक्विवेलेंट जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन कम हो रहा है आपके प्रोजेक्ट से, इसमें काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कंसेशनल लोन्स मिलेगा। मतलब बाकी लोन्स की तुलना में सस्ता लोन प्राप्त हो पाएगा इस कॉर्पस से। तो ये हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो भारत में पहला जो रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था वो मुंबई से स्टार्ट हुआ था, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। लिखा है द नेशनल जल जीवन मिशन हैज़ अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू डैश रूरल हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री। तो जल जीवन मिशन भारत सरकार का लॉन्च किया हुआ पहले का मिशन है, तो इसने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रिएट किया हुआ है कि ये 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड तक जो है अभी कनेक्टिविटी इसकी पहुँच चुकी है। मतलब ये है कि 15 करोड़ घरों तक जो टैप वाटर कनेक्शन है वो पहुँच चुका है, वहाँ से लोग अब पानी उनको प्राप्त हो रहा है। तो ये एक अचीवमेंट है। अगला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू रिड्यूस रोड फैटेलिटीज एंड इंजरीज बाय 50% बाय द ईयर डैश एज पर इट्स कमिटमेंट अंडर द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, इस नाम को याद रखिएगा। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के तहत इंडिया ने कमिटमेंट करा है कि वो अपने यहाँ होने वाली जो फैटेलिटीज़ या फिर जो इंजरीज हैं उनको 50% से कम करेगा। इसको लेकर के एक और न्यूज है, अगर आपको याद है मैंने आपको बताई थी कि राजस्थान सरकार ने एक 10 ईयर का जो प्लान है उसको अडॉप्ट किया है अपने स्टेट के लिए, पूरे इंडिया के लिए नहीं, अपने स्टेट के लिए, कि अपने यहाँ होने वाले रोड एक्सीडेंट को 50% कम कर देगा। तो वो एक न्यूज़ थी कि ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना। और इंडिया का भी ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में कमिटमेंट है कि 2030 तक, इसका सही जवाब है 2030 तक प्रयास होगा कि यहाँ पे अपने देश में 50% कम हो जाए पहले की तुलना में जो मतलब रोड दुर्घटना मृत्यु है या इंजरीज़ हैं या रोड एक्सीडेंट कह लीजिए उनकी। अगला यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि एक तो इसके मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हैं वो हैं नितिन गडकरी। और इसमें ये जो 50% कम करने का प्लान है इसके तहत 4 E's
इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस अप्रोच का। तो ये 4 ईज में कौन कौन से ईज हैं? पहला है तो एजुकेशन, मतलब एजुकेट करना। फिर है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग किसकी? फॉर बोथ रोड्स एंड व्हीकल्स, कि अगर आप रोड्स अच्छी बनाएं और इस तरीके की बनाएं कि उसमें जो एक्सीडेंट्स हों वो कम हो, और व्हीकल्स को आप इतना अच्छा बनाएं, मजबूत व्हीकल्स हों, साथ साथ उसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हों सारे हों, एयरबैग्स हों की बात हो, चाहे उनकी क्वालिटी की बात हो। इन्फोर्समेंट, मतलब अगर कोई गलत तरीके से काम कर रहा है या गाड़ी चला रहा है तो उसके प्रति क्या जो हम कह सकते हैं कि जो पेनाल्टीज़ हैं या फिर और जो कार्रवाइयाँ करी जा सकती हैं वो करी जाएँ। और फिर चौथा ये है इमरजेंसी केयर, कि जब एक्सीडेंट हो तो जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति तक या व्यक्तियों तक जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सर्विसेज पहुंच सकें ताकि लोगों की जान बच सके। तो ये जो 4 ईज हैं इनको मिला करके काम किया जा रहा है। अगला यहाँ पे सवाल है, द पायलट स्टडी विद रिगार्ड टू ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS बेस्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम हैज़ बीन डन ऑन विच हाईवे स्ट्रेचेस। मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे अगर आप अभी यात्रा करते हैं अपनी कार से, तो आप अगर किसी हाईवे पे जाते हैं तो आपको फास्ट टैग का प्रयोग करना पड़ता है। किसके लिए? टोल के लिए, कि आपके फास्ट टैग से टोल कटता है। अब इसी फास्ट टैग के साथ साथ में ये GNSS सिस्टम को लाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। मतलब ये सिस्टम ऐसा होगा कि अभी तो आपको फास्टैग के लिए रुकना पड़ता है, स्कैन होता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं और फिर आप जहाँ पे निकलते हैं वहाँ से स्कैन होकर के पैसे कटते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका एक टोल बूथ है और आपको जाना था कहीं और, मतलब मान लीजिए कि आपको की एग्ज़िट जो है यहाँ पे ना जा कर के आपकी एग्ज़िट कहीं पहले से हो गई, लेकिन आपको टोल पूरे रास्ते का देना पड़ता था। GNSS में क्या होगा कि आप जब जैसे ही इंटर करेंगे, इस सैटेलाइट के माध्यम से आपकी गाड़ियों को ट्रैक किया जाएगा कि आपने हाईवे पे इंटर किया है, और आप जितनी दूर तक चलेंगे, रास्ते का प्रयोग करेंगे, उसी के प्रोराटा बेसिस के हिसाब से ही आपके जो फेयर हैं या फिर टोल है वो कटेगा। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स ऐसे लाया जा रहा है ताकि जो टोल पे लगने वाली भीड़ है उसको कम से कम किया जा सके और यूज़र्स को भी अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल सके। ये अभी कहा तो जा रहा है कि फास्टैग के साथ साथ काम करेगा, क्योंकि एक तो फास्टैग ही अभी अडॉप्ट होने में इतना समय लगा है, तो इसको अडॉप्ट होने में भी समय लगेगा, लेकिन ये अच्छा भी रहेगा। तो इसकी ही टेस्टिंग हुई है 2 हाईवेज़ पे, एक नहीं 2 पे। कौन कौन सा? ए वाला जो ऑप्शन है बेंगलुरु मैसूर सेक्शन जो NH 275 का है, जो कर्नाटका में है, और दूसरा क्या है? पानीपत हिसार सेक्शन NH 709 जो कि हरियाणा में है। तो इन दोनों जगह पे इसकी टेस्टिंग हुई है। अगला सवाल है, द फर्स्ट ऑफ 2 एडवांस फ्राइगेट नेम्ड डैश अंडर कंस्ट्रक्शन बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी वॉज लॉन्च्ड ऑन 23 जुलाई 2024 एट GSL गोवा। तो ये 2 एडवांस फ्राइगेट्स हैं, मतलब युद्धपोत ऐसे समझ लीजिए। इनका नाम आपको बताना है जिनको लॉन्च किया गया है 23 जुलाई को, और किसके लिए ये बनाए गए हैं? इंडियन नेवी के लिए। किसने बनाए हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। इसका नाम है त्रिपुट, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये त्रिपुट जो है इंडियन नेवी में जो त्रिशूल है उसी को आधार मान करके इसका नाम रखा गया है त्रिपुट। और अगर हम बात करें शिप की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब इसको लॉन्च किया गया, लिखा है द शिप इज डिजाइंड फॉर कॉम्बैट ऑपरेशंस अगेंस्ट एनिमी सरफेस शिप, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट। तो तीनों के लिए काम करेगा, एक मतलब कॉम्बैट करने काम आएगा। लिखा द शिप आर इक्विप्ड विथ स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस वेपन एंड सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी जो एडवांस फैसिलिटीज़ हैं इस शिप में मौजूद होंगी और उम्मीद करते हैं इंडियन नेवी के लिए बहुत ही अच्छा है शिप हो। तो 2 शिप के लिए ही MOU हुआ था, जो कि दोनों शिप यहाँ पे लॉन्च हुई हैं। लिखा है DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है फेज़ 2 ऑफ डैश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका फेज़ 2 DRDO ने भी हाल ही में आज या कल में इसको सक्सेसफुल टेस्ट किया हुआ है। तो ये कौन सा मिसाइल के लिए डिफेंस सिस्टम है? तो इसका सही जवाब है ए, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। और बैलिस्टिक मिसाइल भी कैसी? 5000 किलोमीटर की रेंज वाली। आपको एक और मिसाइल यहाँ पे दिख रही होगी, इसको कहते हैं क्रूज़ मिसाइल। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो जान करके रखिए। चलिए बता देता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है, मान लीजिए अर्थ है, तो वो अगर आप यहाँ से छोड़ेंगे तो अर्थ के इन्वायरमेंट से बाहर जाती है, और ये बाहर जाने के लिए ना रॉकेट या फिर प्रपल्सन का इस्तेमाल करती है। मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचने के बाद जहाँ उसका टारगेट होता है वहाँ से फिर वो फ्री फॉल करती है, मतलब फिर वो
किसी भी तरह का प्रपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती और अपने टारगेट पे आकर के सीधा गिरती है। मतलब एक बार एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी और फिर एटमॉस्फेयर में री एंट्री करती है वेपन लोड के साथ में। तो इसकी रेंज क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जाता है। और लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उनको ICBM कहा जाता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का ही डिफेंस सिस्टम है जो कि DRDO बना रहा है, मतलब स्वदेशी। जैसे हमारे पास और भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, वैसे DRDO डेवलप कर रहा है। दूसरी बात, अगर क्रूज़ मिसाइल की बात करें तो क्रूज़ मिसाइल धरती के जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर ही रहती हैं और काफ़ी अगर देखा जाए तो लो एल्टीट्यूड पे सफ़र करती हैं, मतलब चलती हैं। और ये क्या होती हैं, गाइडेड मिसाइल होती हैं, मतलब इनको गाइड किया जाता है और ये अपना जो रास्ता है वो बदलती भी रहती हैं। जैसा मतलब अगर उनको किसी चीज़ को अवॉइड करना है, कोई अगर उनको ट्रैक कर रहा है, अवॉइड करना, तो वो बदलती रहती हैं और ये प्रिसीजन हिट करती हैं अपने टारगेट को, है ना। तो ये होती हैं क्रूज मिसाइल्स और ये हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अगला सवाल है, एज पर द डेटा ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस इन विच स्टेट द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज हाईएस्ट। तो कोऑपरेटिव इज नहीं, आर होगा, आर हाईएस्ट। कौन से प्रदेश में जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, किसके डेटा के अनुसार, नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस के अनुसार, NCD के अनुसार। तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं। गुजरात की बात करें तो उसमें 82,000 के समथिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के आसपास भी कोई स्टेट नहीं टिकता है इस आंकड़े में। अगला सवाल है, द प्रोजेक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ 1851 यूनिट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ARDBs हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट डैश इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। मतलब जैसे हमारे जो बैंक्स हैं वो कंप्यूटराइज हैं, सब आपके काम करते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन पे कि आप कहीं से भी पैसा अपना देख सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें। तो ऐसे ही जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं इनको भी कंप्यूटराइज किया जा रहा है और इसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नाबार्ड। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके लिए जो बजट का एलोकेशन है वो भी हो रखा है और नाबार्ड ये 1811 यूनिट्स हैं और ये लगभग 13 स्टेट्स और यूटीज़ में ये जो ARDBs हैं वो फैली हैं, तो उनको कंप्यूटराइज करने का काम हो रहा है। C.DOT ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट। तो सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के लिए C.DOT ने 2 IITs के साथ किया है। ए और बी वाला ऑप्शन दोनों सही है। IIT रुड़की और IIT मंडी, इन दोनों के साथ जो है एग्रीमेंट किया है जो कि डेवलप करेंगे सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट। मतलब ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म हो जाएगा। सेल फ्री का मतलब कि जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी 4G या 5G की, तो वो इस सेल पे आधारित होती हैं कि एक सेल के द्वारा एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट होता है जो कि एक यूज़र को वहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाता है, एक्सेस पॉइंट होता है या फिर सर्व करता है। सेल फ्री में क्या है कि सेल पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी और एक ही जगह से कई सारे यूजर्स को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी जा सकेगी या सर्व किया जा सकेगा, ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करी जा रही है। और ये सब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था पिछले करंट अफेयर में, भारत 6G विजन के तहत काम हो रहा है कि 2030 तक भारत को 6G के क्षेत्र में एक अग्रणी लीडर के तौर पे लाना है। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो एग्रीमेंट है इस साइंड अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF, और ये जो स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, लिखा है दिस स्कीम एम्स टू इनेबल अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्विसेज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो स्कीम है इसका ये एम है और इसके तहत ये काम हो रहा है 6G के लिए भी। अगला सवाल है, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है टू सेटअप ग्रीन चारकोल प्लांट। भाई ग्रीन चारकोल प्लांट का मतलब हरे जो चारकोल हैं वो यहाँ से पैदा होंगे, हरे चारकोल नहीं पैदा होंगे। दरअसल में ये जो ग्रीन चारकोल प्लांट की बात हो रही है कि ये जो हमारे शहरों में जो कूड़ा उत्पन्न होता है ना, वो इकट्ठा होता रहता है। दिल्ली में तो खास तौर पे आपने देखा कूड़े के पहाड़ हैं। तो ये जो गार्बेज होता है इसी का इस्तेमाल करके जो चारकोल हैं वो बनाए जाएंगे। तो एक तो जो कूड़े की समस्या है उससे निजात मिलेगी, दूसरी बात जो चारकोल बनेंगे उनका इस्तेमाल जो विद्युत उत्पादन है उसमें होगा। तो इस वजह से ये जो प्लांट हैं लगाए जा रहे हैं। तो ये किया है हरियाणा सरकार के साथ में। और ये जो 2 सिटीज़ हैं हरियाणा की जो कि NCR में ही आती हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद।
तो इन दोनों सिटीज़ से जो भी कूड़ा इकट्ठा होगा उनका इस्तेमाल होगा। और ये जो यहाँ पे 2 प्लांट लगाए जाएंगे, इनकी कीमत 500 करोड़ के आसपास अभी तक अनुमानित है। और ये इनके लगने के बाद जो गार्बेज है उसी से चारकोल बनाए जाएंगे, इसलिए इनका नाम ग्रीन चारकोल प्लांट है। विच बैंक कोलैबोरेट विथ इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स टू लॉन्च रेसल फॉर ग्लोरी। तो ये एक CSR प्रोग्राम है इस बैंक का, रेसल फॉर ग्लोरी करके। तो इसके लिए इसने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो ये जो बैंक है इसका नाम है इंडस इंड बैंक, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इज ऑफ विच कंट्री। तो ये हेनले पासपोर्ट की रैंकिंग आ चुकी है 2024 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल पूछा ही जाता है। तो इसके अनुसार जो नंबर 1 पे देश है वो कौन सा है, सिंगापुर। 2023 में जापान था नंबर 1, लेकिन जापान को हरा कर मतलब हटा करके अब सिंगापुर जो है वो नंबर 1 कंट्री बन चुका है, या फिर कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है, जापान दूसरे नंबर पे है। और जापान के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन है, दूसरे नंबर पे कई सारे देश हैं। इसी तरह याद रखिएगा ये जो रैंकिंग होती है इसमें आप कई बार देखेंगे कि अगर हम 1 से लेकर के 10 तक बात करेंगे तो 10 देश नहीं होंगे, हो सकता है 20 देश हों या फिर 25 देश हों। क्यों ऐसा होता है कि एक रैंकिंग पे एक देश हो जरूरी नहीं है। जैसे पहले नंबर पे सिंगापुर अकेले है, दूसरे नंबर पे जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, दूसरे नंबर पे ही है। तो ऐसे हो सकता है, तो याद रखिएगा, इसे कई बार कन्फ्यूजन होती है। और बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया की रैंक इसमें 82 है। और पिछली बार मतलब 2023 में इंडिया की रैंक कितनी थी, 84 थी। तो 2 रैंक बढ़ चुकी है इस बार। और इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है वो 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। और इसी से नापा जाता है कि कौन सा जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। अगला सवाल, गवर्नमेंट हैज सेट अ कोल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ ओवर डैश मिलियन टन्स इन 24-25 कि गवर्नमेंट ने कोल प्रोडक्शन का टारगेट कितना रखा है। तो ये रखा है 1000, बी और ऑप्शन 1000 मिलियन टन का, कि इससे ज़्यादा जो टारगेट मतलब इससे ज़्यादा कोयले का उत्पादन 2024-25 में करना है सरकार को। तो बी वाला ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं वन लाइनर्स। जैसे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो है ये इंडिया का एक मेजर NBFC MFIs है, मतलब माइक्रो फाइनेंस देने का काम करता है। इसने अपने नाम को चेंज करके अब फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड कर लिया है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक शिक्षा शपथ नाम से शेड्यूल वीक मतलब एक हफ्ते लंबा जो है ऐसा शेड्यूल जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिसमें सेलिब्रेट करेंगे NEP जो 2020 में लॉन्च किया गया था उसके 4 साल को। NEP का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके 4 साल पूरे हो रहे हैं, उसी को सेलिब्रेट किया जाएगा। फिर है एक भारत सरकार की स्कीम है जिसके बारे में अभी ये मानसून सत्र चल रहा है तो उसके बारे में चर्चा हुई, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे अवगत करा दूँ। द जियो पारसी स्कीम जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है पारसी की, उसके लिए लॉन्च करी गई थी 2013-14 में। उसके बारे में बात हुई कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पारसी पॉपुलेशन बाई अडॉप्टिंग अ साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस, स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन एंड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ पारसी इन इंडिया। मतलब पारसी की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से कम हो रही है, तो उसको जो है रिवर्स करना, बढ़ाना, उस पॉपुलेशन को स्टेबलाइज रखना, तो उसी के लिए पूरी स्कीम काम करती है। अगला यहाँ पे है C.T. कुरियन जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट थे और फॉर्मर प्रोफेसर थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, तो ये भी याद रखिए। और फिर है यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने अनवील किया एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प टू ऑनर लेजेंडरी सिंगर मुकेश ऑन हिज 100th बर्थडे। मुकेश एक बहुत ही महान गायक थे और उनके 100वीं वर्षगांठ पे ये कॉमेमोरेटिव जो स्टैम्प है वो निकाला गया है। इन्हीं के बेटे हैं, अगर आपने देखा होगा, आजकल तो मूवी में नहीं दिखते, नील नितिन मुकेश का नाम आपने सुना होगा, तो ये इन्हीं के बेटे हैं। और मुकेश ने बहुत बढ़िया गाने गाए हुए हैं पहले के ज़माने में। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। आई होप आपको ये सारे करंट अफेयर समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।